हाय फ्रेंड्स। फिर से मैं आ गया हूँ एक नया ईएसआई का टॉपिक लेके, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। तो देखो, फिस्कल पॉलिसी में एज सच लेटेस्ट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ बजट डेटा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि देखो, आपका एग्जाम कब है? 28 जैन को है, तो 28 जैन तक तो नया बजट नहीं आएगा, तो पिछले साल जो बजट आया था ना फ्रेंड्स, वही इंपॉर्टेंट रह जाएगा। सो अगेन, पीडीएफ को डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज तो डेटा मैंने लगाया है। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू IXMB। बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी से। तो देखो, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। आपको याद होगा मेरा पहला लेक्चर क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होता था मॉनेटरी पॉलिसी से? मॉनेटरी पॉलिसी इज ए मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब मनी सप्लाई इन दी कंट्री। तो ठीक, फिस्कल पॉलिसी भी मनी सप्लाई के साथ ही रिलेशन रखता है, लेकिन इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, क्या इंक्लूड है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब मान के चलो हेल्थ सेक्टर, ठीक है, हेल्थ सेक्टर। अभी हेल्थ सेक्टर को अगर रिवाइव करना है या हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना है तो किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो अगर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट उसको कैसे निभाएगा? आप ये अपने आप को सवाल पूछो। देखो, जैसे आप, है ना, जब भी आप पढ़ते हो, आप खुद को जब सवाल पूछोगे ना, तो जवाब अंदर से ही निकलता हुआ आएगा, राइट? सो दिस आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, हम इसको कॉम्प्लिकेशन के साथ देखते हैं। दिस आर इजी टॉपिक्स। अगेन, बैक टू द लेक्चर। हेल्थ सेक्टर को अगर रिवाइव करना है, अपलिफ्ट करना है, तो गवर्नमेंट करेगी। तो कैसे करेगी गवर्नमेंट? सिंपल बात है, पैसा डाल के। तो ये जो गवर्नमेंट पैसा डालती है, ये कैसे डालती है? व्हाट इज इट? दैट इज फिस्कल पॉलिसी। मतलब फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करती है, राइट? जितना आता है गवर्नमेंट के पास, कितना गवर्नमेंट किस सेक्टर पे खर्चा कर रही है, क्यों खर्च कर रही है, ये सारा चीज फिस्कल पॉलिसी है। आई होप इससे सीधा एंड सिंपल डेफिनेशन कोई दे ही नहीं सकता, एंड आपको समझ आ गया होगा। तो अगर फिस्कल पॉलिसी की टाइप्स बोले तो ये 3 टाइप की हैं। सबसे पहला है न्यूट्रल, सबसे दूसरा है एक्सपेंशनरी, तीसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। तो न्यूट्रल पॉलिसी का मतलब क्या है? न्यूट्रल मतलब गवर्नमेंट के पास जितना पैसा, अब मान के चलो 100 रुपए आया, मैं कलर चेंज कर दूं तो आपको इजी हो। गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आया, मतलब आमदनी, और खर्चा कितना? 100 रुपए। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉलिसी। मतलब यहां पे बोरोइंग की जरूरत ही नहीं है, उधार मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का इनकम है 100 रुपए, गवर्नमेंट खर्च कर रही है 120 रुपए। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? ये भी एक सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपए है तो गवर्नमेंट 120 रुपए क्यों खर्च करती है? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जब खर्च करती है तब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर में खर्च कर रही है एक्स्ट्रा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो टू अपलिफ्ट द अनएम्प्लॉयमेंट हो, टू रिमूव द पोवर्टी हो, टू टू गिव फ्री फूड्स टू पीपल अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये सारा चीज करने के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? पैसा चाहिए। एंड जब गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करती है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किसको बोलते हैं? अब ये तो सिंपल हो गया, इसको मैं क्या समझाऊं। 100 रुपए का गवर्नमेंट का इनकम है, गवर्नमेंट 90 रुपए खर्च कर रही है और 10 रुपए अपने पास रख दे रही है एज ए सेविंग, जिसको पिछले अगले नेक्स्ट साल खर्चा करेगी एंड समथिंग लाइक दैट। तो देखो, इंडिया में मोस्टली एक्सपेंशनरी पॉलिसी ही होता है, एंड ये भी एक फैक्ट है, मैं आपको बताऊं, कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन में एक्सपेंशनरी पॉलिसी ही देखने को मिलता है, राइट? अब वो क्यों, उतने डिटेल में हमारे पास जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जाम कब है? 28 जनवरी। तो ये कभी नहीं भूल जाना। तो हर क्यों का सवाल का जवाब के पीछे मत जाओ, जो पढ़ रहे हो उसको याद रखने की कोशिश करो। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मिलेगा? सिंपल बात है, मान के चलो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ फिस्कल पॉलिसी से कैसे अचीव करती है गवर्नमेंट। देखो, मनरेगा, जो मनरेगा स्कीम है, इसके अंडर में क्या होता है? लोगों को काम मिलता है। कहां? रूरल इंडिया में। तो मान के चलो गवर्नमेंट ने मनरेगा में, है ना, 1000 रुपीज डाल दिया है, 1000 रुपए डाल दिया। तो ये 1000 रुपए क्या होगा? अब ये 1000 रुपए का लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। लोगों ने काम किया, लोगों को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा या वेज मिलेगा। मिला ना? ये 1000 रुपये जो गवर्नमेंट में दिया काम करने को, ये तो लोगों को मिलेगा ना, पीपल को मिलेगा। ये क्या करेंगे? ये स्पेंड करेंगे।
अब कुछ लोग आप हो जो सोचेंगे कि क्या करेंगे, सेव करेंगे। चलो वो भी मैं लिख देता हूँ कि दे विल आइदर सेव और दे विल आइदर स्पेंड। वो सेव करेंगे तो कहाँ करेंगे, बैंक में करेंगे। और बैंक क्या करता है, रिसोर्स को मोबिलाइज करता है। मतलब बैंक में हम जो सेविंग में पैसे डालते हैं वो घूम के तो वापस हमारे पास ही आता है। मतलब हमारे पास नहीं आता है, लेकिन जो लोन लेते हैं उनके पास जाता है। मतलब इकोनॉमी में वो रिटर्न आ जाता है। तो वो गोल 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 घूमता है। एंड दैट इज हाउ रिसोर्स मोबिलाइजेशन हैपेंस इन बैंक। अगर जिसको सैलरी मिला उसने खर्च कर दिया, स्पेंड, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो कोई गुड्स या सर्विस खरीदा होगा। तो इसका मतलब उसने क्या किया, उसने एग्रीगेट डिमांड को फ्यूल किया, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्रिएट किया। एंड जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्रिएट होता है तो क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है। एंड जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है तो फैक्ट्री में ज़्यादा लोगों को काम करने को मिलता है। बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा वर्किंग आउटपुट चाहिए। तो आई होप ये साइकिल आपको क्लियर हो गया है। ऑल्दो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, इसको समझने के लिए थोड़ा और टाइम की ज़रूरत होती है, बट आई होप आप समझ सकते हो कि क्यों इस लेक्चर को हम शॉर्ट रखना चाहते हैं। बिकॉज आपका समय बहुत कीमती है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन के साथ रिविजन के पीछे भी भागना है। सो आई होप इससे आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो मैंने तो एग्जाम्पल मनरेगा के ही दिया, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ ना। अगर गवर्नमेंट ये पैसा नहीं डालती तो वो सारे लोग तो घर पे बैठे रहते हैं, बट मनरेगा में उन्होंने पैसा डाला तब जाके उनको काम मिला। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टेबलाइजेशन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे, मान के चलो गवर्नमेंट के पास टैक्स में पैसा आ रहा है, तो टैक्स में पैसा कहाँ से आ रहा है, जो बड़े लोग हैं जो बहुत टैक्स देते हैं उनसे आ रहा है। तो क्या सारा डेवलपमेंट वहीं पे होता है, नो। डेवलपमेंट तो रूरल इंडिया में भी हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, टू बिल्ड ऑल वेदर रोड इन द रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया से टैक्स कहाँ ही आ रहा है, बहुत लिमिटेड टैक्स है, मतलब नील के बराबर आता है व्हेन यू कंपेयर इट विद सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बहुत नील के बराबर। लेकिन गवर्नमेंट रोड बना रही है ना, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी मेंटेन कर रही है गवर्नमेंट, टू सो दैट ऑल द सेक्टर्स एंड ऑल द पीपल, ऑल द रीजन आर बैलेंस्ड। उसी से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव निकल के आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देन कम्स द प्राइस स्टेबिलिटी, जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था वो यहाँ पे भी है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में सब्सटेंशियली ऑब्जेक्टिव वही है प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे भी है बट थोड़ा कम है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट तरफ के, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या टूल्स यूज़ करती है, सबसे पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। मान के चलो गवर्नमेंट लोगों को, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट कैन एक्चुअली फ्यूल द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा। एंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व कुछ इस प्रकार दिखता है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, मतलब डिमांड को मेंटेन करने के लिए सप्लाई मेंटेन रहेगा, मतलब हमेशा वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, मतलब लोगों को काम मिलता रहेगा। एंड दैट इज हाउ गवर्नमेंट डज इट, राइट। देन ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम में लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर भेजती है। फॉर एग्जांपल सब्सिडी हो गया, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गया, है ना। आजकल तो जैसे स्पेंडिंग की अगर बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो 81 करोड़ लोग हैं उनको अभी फ्री में खाना मिलेगा, तो वो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ही आया। देन टैक्सेस, मान के चलो गवर्नमेंट अगर लोगों के डिस्पोजेबल इनकम को कम करना चाहती है तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द टैक्सेस। सिंपल बात है, कैसे ये मैं समझा दूँ। मान के चलो टैक्स स्लैब है 5 लाख रुपए का, मतलब 5 लाख रुपए तक टैक्स क्या है, नील है। अब गवर्नमेंट बोल दिया कि नहीं, 5 लाख जिसका इनकम है उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब जिनका भी इनकम 5 लाख है, अब वो 10% मतलब 5 लाख का कितना, 50,000 रुपये गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करेगी। तो अब सोचो ये 50,000 रुपये तो उस इंसान के जो इनकम है उससे चला गया, ये मतलब डिस्पोजेबल इनकम में कम हो जाना। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट कैन एक्चुअली चेंज द डिस्पोजेबल इनकम और मनी इन हैंड फ्रॉम द पब्लिक यूजिंग टैक्सेस, राइट। तो ये सिर्फ पर्सनल इनकम टैक्स में नहीं, ये गवर्नमेंट जीएसटी में भी कर सकती है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू भी गवर्नमेंट कर सकती है। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट रिसीप्ट की बात करते हैं। अब बजट में आते हैं हम। गवर्नमेंट रिसीप्ट क्या क्या होता है, देखो 2 तरीके का रिसीप्ट होता है। रिसीप्ट मतलब पैसा कहाँ से आया, तो एक खाता होता है रेवेन्यू रिसीप्ट का, एक होता है कैपिटल रिसीप्ट का। दोनों में क्या फ़र्क है,
रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, जहां पे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करके पैसा ले रही है, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सिंपल सी बात है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब आप समझो, आपने आपको कभी कार बाइक चलाते हुए पुलिस ने फाइन किया होगा ना, तो वो फाइन वाला पैसा कहाँ जाता है? इट्स नॉट ए टैक्स, इट्स ए नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, आपने मान के चलो आपको कोई बिजनेस करना है, तो या आपके आपके फैमिली मेम्बर में किसी का शॉप है, तो उनको पूछना, एक एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक छोटा सा अमाउंट साल पे करना पड़ता है फॉर लाइसेंस। तो वो लाइसेंस क्या है? वो लाइसेंस का फीस इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब आइदर इनक्योर लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट और कुड बी डिस्पोजिंग ऑफ इट एसेट। दो तरीके का होता है। एक होता है कि किसी से लोन मतलब उधार लेना, तो उधार क्या होगा? लाइबिलिटी हो जाएगा गवर्नमेंट का, क्योंकि फ्यूचर में तो पे करना है। दूसरा है कि अपना ही एसेट को बेच देना। एयर इंडिया को गवर्नमेंट क्या किया? बेच दिया, तो उससे क्या आया? गवर्नमेंट के कैपिटल रिसिप्ट में पैसा आया। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने देख लिया इनकम के बारे में, अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो पैसा रेवेन्यू रिसीप्ट से खर्च होता है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि सैलरी, एम्प्लॉय वेज, यूटिलिटीज, रेंट पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्सेस। गवर्नमेंट को भी प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई सारे बिल्डिंग ओन करती है, कई सारे एसेट्स ओन करती है, सो दे विल हैव टू पे द टैक्सेस। गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज के पीछे जो टैक्स है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो सारा चीज़ क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चलो अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक लॉन्ग टर्म एसेट्स बाई करने के लिए, फिक्स एसेट खरीदना है, फिजिकल एसेट्स सच एस इक्विपमेंट। सिंपल बात बताऊं, मान के चलो NHAI को रोड बनाना है, रोड बनाने के लिए NHAI वो अर्थ मूवर मटेरियल्स खरीदते हैं, बुलडोजर, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, है ना, हेवी ट्रक्स खरीदती हैं। वो क्या है? दैट इज एन एसेट टू बिल्ड द रोड, सो दैट इज फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप एकदम अच्छे से पढ़ लो। ये 4 तरीके का होता है, ये 5 तरीके का होता है। एक होता है रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इफेक्टिव रेवेन्यू क्या है? देखो, इफेक्टिव रेवेन्यू भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर से एक चीज़ माइनस हो जाता है। मतलब जो भी यहाँ से डेफिसिट क्रिएट होता है, उस डेफिसिट से ग्रांट को माइनस कर देते हैं फॉर कैपिटल क्रिएशन। अब मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए हो, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट आया 1000 रुपये का, लेकिन बाद में देखा गया इस 1000 रुपये से 200 रुपये ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दी है टू बाई सम कैपिटल गुड्स। मान के चलो ट्रक, ठीक है, रोड बनाना है उत्तर प्रदेश में अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो उसके लिए फिक्स्ड एसेट है ना, उसके लिए वो सारा जो भी एसेट रिक्वायर्ड है वो खरीदने के लिए दी है, मतलब वो कैपिटल एसेट्स हुआ। तो ये ग्रांट को माइनस कर देंगे तो 800 रुपये जो आएगा वो होगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बाकी तो यहाँ पढ़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। Effective revenue deficit excludes those revenue expenditure which were done in the form of grants for the creation of capital assets. I hope clear हो गया आपको। अच्छा, अब fiscal deficit को देखते हैं। It is the difference between total expenditure of the government, इससे माइनस कर देंगे excluding repayment of debt, जितना भी हमने डेट पे किया है उसको माइनस करेंगे, एंड टोटल रिसीप्ट जितना आया है, लेकिन उसमें से हम बोरोइंग को माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग नो लोन्स नेट रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट्स, मतलब विदेशों से जो ग्रांट आया है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट को हटा देंगे। तो इससे क्या निकलेगा? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। अब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी फिस्कल डेफिसिट आएगा उससे हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। पूरे डेट को माइनस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे। ठीक है,
आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। मुझे पता है कि अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप इसको डाउनलोड करो और पढ़ लो, राइट। 2-3 बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अब बजट डेटा को देखते हैं। तो देखो मैंने वहाँ पे जो अलग अलग बताया था आपको, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। ये है बजट एस्टिमेट, ठीक है, इसको आपको याद करना है। 2022-23 का बजट एस्टिमेट ये है कि फिस्कल डेफिसिट 6.4% रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट 3.8 रहेगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 रहेगा एंड प्राइमरी डेफिसिट 2.8 रहेगा। ये तो आपको याद कर लेना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट साइज ऑफ द बजट की बात करें तो देखो बजट साइज जो है वो है 39.45 लाख करोड़, जिसमें से नेट रिसिप्ट 19.35 लाख करोड़ है एंड कैपिटल रिसिप्ट है 17.40 लाख करोड़, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 2.7 लाख करोड़। अगर हम खर्च की बात करें, ये तो रिसीव कितना पैसा आया, अगर हम खर्च की बात करें तो स्कीम में एक्सपेंडिचर हुआ 16.24 लाख करोड़ एंड ट्रांसफर, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो ये 23.21 लाख करोड़ है। तो इस हिसाब से बजट साइज क्या बनता है 39.45 लाख करोड़, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। With this, we are done. Let's meet in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. But before I say goodbye, let me remind you 3 चीज़। एक तो है कि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो फ्री है। अगर आप RBI के मॉक टेस्ट को देना चाहते हो, obviously go to the website which is free of cost and give attempt. Then, if you are interested to know more about CB Grade A preparation and everything about, so हमारे CP जोशी सर का सेशन है ऑन वर्कशॉप है जनवरी 13, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्टर कर सकते हो। सेम अगर आप RBI ग्रेड बी के लिए कुछ जानना चाहते हो देन यू कैन गेट टू नो फ्रॉम नन अदर देन सुशील सर। कब है जनवरी 12, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दिस ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर।